चलिए आज से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपने पहले भी इस तरह की चीज़ों को पढ़ा है, 10th में भी आए, 9th में भी आए, 11th में भी आए आपके। ऐसा एक टॉपिक आपका 12th में भी है। हमारे यहाँ पर लेटर राइटिंग कितने प्रकार की है और उनमें क्या पूछा जाएगा ये जानना पहले आवश्यक हो जाता है। इसकी जो मार्किंग होगी वो भी 7 नंबर की पहले की तरह। इससे पहले का टॉपिक भी आपका जो निकला है वो 4 नंबर का था, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अपन लेटर राइटिंग पढ़ रहे हैं, ये 7 नंबर का है। तो 7 नंबर में हमें कितनी चीज़ें पूछी जा सकती है उसको जानना पहले जरूरी है। तो देखिए क्या क्या है हमारे लेटर राइटिंग में। पहले जो था उसके अलावा हमारे यहाँ पर थोड़ा अलग मिलेगा। हमारे यहाँ पर पहले पर्सनल लेटर पूछे जाते थे आज से पहले, पर्सनल या ऑफिशियल 10 तक ही पूछा जाता है। वहाँ बिजनेस लेटर नहीं आता, यहाँ पर बिजनेस लेटर ही में। तो क्या क्या आएगा उसमें हमको ये चीज़ देखनी है। देखिए क्या क्या लेटर राइटिंग में पहला बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर अलग अलग है दोनों, लेकिन लिखा एक साथ है। कोई भी एक पूछ सकता है इसलिए एक साथ लिख दिया। अब इस बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर में कौन सी चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जाएंगी। पहली चीज़ मेकिंग ऑर्डर्स। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ पढ़ तो रहे लेकिन किसके बारे में आएगी वो आवश्यक हो जाता है जानना। मेकिंग ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, यानी किसी भी चीज़ को मंगवाने के लिए हम सामने वाले को बताएंगे कि हमें किस किस तरह की चीज़ें आवश्यक है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। ठीक है। नंबर 2 रजिस्ट्रिंग कंप्लेंट्स। हमें चीज़ें मिल जाती है या कोई परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाती है, हम उसकी शिकायत करते हैं। तो शिकायत करने के लिए दूसरा टॉपिक होगा रजिस्ट्रिंग कंप्लेंट्स। तीसरा आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन। सूचना लेना और देना दोनों काम करनी है। किसी भी चीज़ के बारे में सूचना दी भी जा सकती है और प्राप्त भी की जा सकती है। कितनी चीज़ें हो गई इसमें। ऑर्डर्स की जगह जो भी है थोड़ा सा आपको सुधारना। इंक्वायरीज होगा, ये शायद होगा। क्या है ये इंक्वायरीज, ये मेकिंग इंक्वायरीज, पूछताछ करने के लिए। ये प्लेसिंग ऑर्डर यहाँ पर आएगा। ठीक है। अलग अलग चीज़ें होगी। इंक्वायरी का मतलब पूछताछ करना है या जानकारी प्राप्त करना है। बात वो की वो ये पूछताछ कह दो उसको, जानकारी है तो खास हम करनी है। चोचलेबाजी कर रखी है, मिला करके ज़्यादा नहीं है कुछ ऐसा। प्लेसिंग ऑर्डर्स वही बात आ गई कि प्लेसिंग ऑर्डर गिविंग चाहे प्लेसिंग कर दो। बात ये कि ये मेकिंग ऑर्डर्स भी हो सकता है, गिविंग ऑर्डर्स भी हो सकता है, प्लेसिंग ऑर्डर्स भी हो सकता है। कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है, केवल मात्र यह कि ऑर्डर है, आदेश दे रहे हैं हम किसी चीज़ के लिए। तो इस तरह के भी लेटर्स है। और 5वीं चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो होगा आपका सेंडिंग रिप्लाईज। उत्तर लेने देने के बारे में आता है। आप किसी को पत्र लिखेंगे, आपको भी पत्र के द्वारा जवाब देगा।
तो इस तरह की 5 चीज़ें हैं जो इन पत्रों में आपसे पूछी जाएगी, चाहे वो आपका बिजनेस लेटर हो चाहे ऑफिशियल लेटर हो, सारी चीज़ों में इनकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो पहला प्रकार तो हो गया अपन का कौन सा लेटर, कौन सा हो गया, बिजनेस या ऑफिशियल लेटर। इससे 73 क्वेश्चन आते हैं आपके। ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती हैं ना वो इससे संबंधित अधिकतर आती है, ये ध्यान रखना, चाहे वो आपका ऑफिशियल में हो चाहे आपका वो बिजनेस में हो। मैक्सिमम जो होती है वो कंप्लेंट्स के बारे में आपके पूछा जाता है, जैसे कि शहर के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, नल नहीं आ रहे हैं, शिकायत की थी, ठीक है। पोस्टमैन आपके टाइम पर नहीं आ रहा, शिकायत, बिजली नहीं आ रही है तो शिकायत, परीक्षा के समय बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर का शोरगुल हो रहा है, शिकायत कर। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं शिकायत में। व्यापारिक पत्रों में भी शिकायत में आपने कोई चीज़ सामान खरीदा, घड़ी खरीदी खराब निकल आई, गारंटी कार्ड आपको दिया गया, आप क्या करेंगे, जिस फर्म से जिस दुकान से आपने खरीदी उसको शिकायत करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस तरह की शिकायत था। वॉशिंग मशीन ली वो खराब हो गई, कैमरा खरीदा वो खराब हो गया, टेलीविज़न खरीदा वो खराब हो गया, कंप्यूटर खरीदा वो खराब हो गया, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, उत्पाद कोई सा भी हो सकता है, शिकायती ज़्यादा पत्र पूछे जाते हैं। अब तक का देख लीजिए आप बोर्ड के एग्जाम्स में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो शिकायत को लेकर। इनमें से बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इनसे संबंधित आप बाकी की चीज़ों नहीं आएंगे। हम ये मान के चलेंगे अपना मेन जो फोकस है वो किस पर होगा, इस वाले टॉपिक पर। रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें, लेटर राइटिंग के अंदर जो कि ऑफिशियल होती है या बिजनेस संबंधित लेटर, ठीक। तो ध्यान रहेंगे हमको कि क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। ये तो हो गया आपका पहला प्रकार। नंबर 2 पर पूछा जा सकता है आपसे लेटर का दूसरा प्रकार क्या हुआ, संपादकीय पत्र। अखबारों के संपादकों को पत्र लिखे जाते हैं। इनमें क्या क्या हो सकता है, इनमें हो सकता है आपका लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज। समस्याओं के बारे में हो सकती है, आपकी स्थानीय हो सकती है, राष्ट्रीय हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो सकती है। उन समस्याओं के बारे में आप किस में देंगे, पत्र को लिख करके किस में देंगे, केवल और केवल अखबार के लिए, एडिटर के लिए। एडिटर को पत्र लिखा जाता है, उसमें ये चीज़ें नहीं आएंगी जो बिजनेस में आ रही है, लेकिन वास्ता लगभग इन्हीं चीज़ों से ही है। उसमें आपको अधिकारी को पत्र नहीं लिख करके आपकी समस्याओं को सार्वजनिक करना है। अखबार में जब कोई चीज़ छप जाती है तो उसको एक व्यक्ति नहीं पढ़ता है। जब आपके स्थानीय स्तर के लोग नहीं सुनते हैं किसी समस्या के बारे में जो आपको परेशान कर रही है, तो वही समस्या फिर व्यापक स्तर पर पहुंचा दी जाए तो उस पर ज़्यादातर लोग ध्यान देने लग जाते हैं। वजह ये होती है कि उस डिपार्टमेंट को फिर सामना करना पड़ता है, किसका, खुले में जनता का सामना करना पड़ता है। आज हमारे यहाँ पर गंगापुर सिटी में कोई ऐसी अड़चन आ रही है जिसकी वजह से हम परेशान हैं। कोई भी समस्या हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक समस्या ही बताई जाए, हज़ारों समस्याएं हैं। अब हमने हर तरह से स्थानीय स्तर पर जितने भी अधिकारी हैं सबको उसके बारे में बता दिया, लेकिन समस्या का हल नहीं हो रहा। तो आप लिखेंगे किसी भी अखबार को, आप लिखेंगे मैं आपके प्रतिष्ठित अखबार के इस कॉलम के द्वारा गंगापुर सिटी शहर में व्याप्त इस समस्या से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। किसका, संबंधित अधिकारियों। किस स्तर पर पहुँच गई वो समस्या, वो आपके शहर में नहीं रही, अब वो पूरे एक स्थान विशेष को छोड़ करके व्यापक स्तर पर पहुंच गई है। वो यहाँ से चली और यहाँ तक पहुंच गई है, हमारी लोकल से चली और नेशनल तक पहुंच गई है। तो अखबार जो भी होते हैं वो ये नहीं है कि हमारे यहीं पे छप रहा है, पूरे नेशनल
एक स्कोप पर जारी होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कह दीजिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कह दीजिए, वहाँ पर उनकी पहुँच होती है। तो व्यापक स्तर पर आपकी समस्या को सुना जाएगा, देखा जाएगा, तो निवारण जल्दी होने के चांस। और जब कोई भी नहीं सुनता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच भी बना हुआ है समस्याओं का, वहाँ पर भी समस्याएं पहुँच जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देश में बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, जनता भी दबाने की कोशिश करती है, जनता नहीं चाहे, राजनेता दबाने की कोशिश करते हैं, और जनता उससे आहत है तो अपनी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठा सकती है। उन समस्याओं का निवारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। तो ऐसी समस्याएं आपको लोकल हो, नेशनल और इंटरनेशनल हो, इसको आप सोशल भी कह सकते हैं, सामाजिक कह दो चाहे स्थानीय कह दो। समस्याएं जो भी होती है उनका निवारण करने के लिए किसको लेटर लिखेंगे? नंबर 2 पर एडिटर के लिए पत्र लिखा जाएगा। तीसरा नंबर आपका जो है, तीसरा क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर जॉब। अब जॉब में केवल जॉब के साथ साथ केवल एप्लीकेशन ही नहीं है, विद CV कैरिकुलम वाइटे के द्वारा आपको साथ में, यानी आपका पूरा जीवन वृत्तांत लिख करके और एप्लीकेशन लिखनी। इसको आप चाहो तो CV को यहाँ पर दूसरे शब्दों में समझ सकते हो। आपको प्रार्थना पत्र के साथ साथ अपना CV कह दो चाहे रिज्यूम कह दो, वो आपको भेजना पड़ेगा। तीसरी चीज और समझ लो, आपने ये शब्द इन जनरल सुना होगा, रिज्यूम भी नहीं जान पाओ तो तीसरी चीज भी है, बायोडाटा तो सुना ही होगा, वो साथ में आपको एप्लीकेशन के जोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अपन की टोटल जो भी हैं टॉपिक वो सात नंबर का है। इनमें से आपस में कोई सी भी चीज अथवा में दी जा सकती है। 2 में से क्वेश्चन कितना करना? 1 करना। जो भी आपसे आ जाता है वो हमको करना है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका बिजनेस लेटर है, जिसके बारे में हम आपको आज बताते हैं कि कैसे होता है बिजनेस लेटर। और इसके बाद में इसी का एक पार्ट और ऑफिशियल लेटर, ये भी आप साथ के साथ देखिए। चलो क्या है, जो ऑफिशियल लेटर है उसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। बिजनेस लेटर के अंदर क्या क्या हमको ध्यान में रखना है। दोनों में एक जैसा लगभग, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस आप जैसे लेटर का एक एग्जाम्पल देखेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन पार्ट्स जिसको कहते हैं, इसके मुख्य भाग जो होते हैं वो हमने पहले भी पढ़ लिए एक तरह से। जिस समय हमने रिप्लाई लिखा था, इन्विटेशन का इनफॉर्मल रिप्लाई लिखा था, उस समय मैंने पार्ट बताया था कि लेटर कैसे लिखा जाता है, लेकिन वो एक व्यक्तिगत लेटर के रूप में था। यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं होकर के पार्ट कौन सा आ रहा है हमारा, कौन से लेटर्स में आ रहा है? बिजनेस लेटर्स में। तो इसका थोड़ा सा एक जो पैटर्न है वो अलग हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझ लेना आप। तो थोड़ी सी भी चूक, जल्दबाजी आपके मैटर को खराब कर सकती है। पार्ट्स थोड़ा से अलग अलग हैं, इसके जो भाग बताए गए हैं उसको समझना जरूरी होता है। इस चीज़ को अलग अलग इसके भागों के आधार पर अंक का विभाजन भी होता है, क्रेडिट मार्क्स नहीं मिलते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले अपन सेंडर्स एड्रेस जो पहले लिखा था वो अब भी लिखना है, भेजने वाले का पता। साथ के साथ इसमें और क्या आती है,
हम इसमें साथ के साथ डेट भी तो लिखते हैं, तो वो हमें लिखना होगा। जैसा पहले था वही है, कोई ज़्यादा नया नहीं है। नंबर 2 पर हमको यहाँ पर अलग करके लिखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। रेसिपिएंट्स एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता। प्राप्त करने वाले का पता, जो चीज़ हम पत्रों में लिखते थे उस पत्र के अंदर हमने शायद इसका पता नहीं लिखा था क्या? नहीं लिखा ना, तो नई चीज़ आ गई हमारे सामने। आप यहाँ पर जिस तरह से एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन का जो मैटर होता है उसमें आप स्वयं का पता तो लिखते ही लिखते हैं, ध्यान होना चाहिए। फिर आपको नहीं होगा तो आप ध्यान रख लीजिए। सेल्फ एड्रेस लिखने के बाद में, सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद में हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं। जिस व्यक्ति को हम शिकायत कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम आदेश दे रहे हैं, अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बता रहे हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, तो हम दा लगा करके प्रिंसिपल लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखा है नहीं एप्लीकेशन में कभी इस तरह से? द हेडमास्टर भी लिखा होगा। तो ये वही चीज़ है रेसिपिएंट्स एड्रेस। लेकिन यहाँ पर रेसिपिएंट कौन होगा? कोई ना कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, व्यवसाय से। रेसिपिएंट एड्रेस में उसका पता लिखेंगे जो हमारे सामने है। कोई ना कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है। अब किस तरह से होगा रेसिपिएंट्स एड्रेस? इसको लिखने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन अपन को जो भी तरीका है जो हमसे आता है, तो हमको याद हो जाए, जिसको हम अच्छे से कर सकें। ध्यान देने की बात क्या है? 2 चीज़ें हैं इसमें। या तो रेसिपिएंट्स एड्रेस में आप किसी व्यक्ति को लिखेंगे, ठीक है, या व्यक्ति को कोई पद दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द मैनेजर, ठीक दिया जा सकता है इस तरीके से। जैसे द प्रिंसिपल लिखा, उसके लिए यहाँ पर ज़्यादातर जो व्यापारिक पत्र आते हैं उनमें मैनेजर का यूज ज़्यादा किया जाता है। व्यवस्था को संभालने वाला होता है तो उसी में ज़्यादातर चीज़ें लिखी जाती हैं। या फिर हम डायरेक्ट किसी कंपनी को भी पत्र भेज सकते हैं, किसी फर्म को भी पत्र भेजा जा सकता है। तो उसके लिए हम जो दूसरा प्रयोग करना, पहला तो ये हो गया, दूसरा हम इस तरीके से लिखते हैं M/S, और यहाँ पर फर्म या कंपनी का नाम आए, या इसको पूरे शब्दों में लिखें MS को, तो मैसेज लिख सकते हैं। समझ लेना इस चीज को अच्छे से। व्यक्ति विशेष के लिए लिखा जा सकता है या पद के लिए लिखा जा सकता है। डेजिग्नेशन माने पद, जैसे कि मैनेजर हो। लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें नहीं है, यहाँ व्यक्ति भी नहीं है, पद भी नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट हम किसको लिख रहे हैं? फर्म को लिख रहे हैं, या फिर किसको लिख रहे हैं? या फिर किसी कंपनी को लिख रहे हैं। 2 चीजें हो गई। जो भी पूछा जाए उसको ध्यान से समझना जरूरी है। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2, जिसमें लिखा है हमने रेसिपिएंट्स एड्रेस। कहाँ पर है ये जगह भी लिखनी पड़ेगी आपको। एड्रेस का मतलब पता होता है पूरा। क्लियर? 2 टॉपिक हो गए। नंबर 3 नंबर पर आप सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। होने को तो इसमें रेफरेंस भी दिया जाता है, लेकिन हम उन चीज़ों से बचें। पत्र आपको किसी व्यक्ति ने लिखा, उससे संबंधित आप नंबर इत्यादि होती है, डेट इत्यादि होती है, उसका रेफरेंस दे सकते हैं। आप डायरेक्ट उस चीज़ को छोड़ते हुए या डायरेक्ट किसकी बात करें, हम सब्जेक्ट की बात करें। विषय, जो आप ये चीज़ें लिख रहे हो किस विषय के बारे में है, आपको क्या कहना है सामने वाले से, विषय लिखा जाएगा। विषय किस में आता है? विषय आता है एप्लीकेशन में। तो ये एक तरह से
एप्लीकेशन का ही रूप है, ऑफिशियल लेटर के रूप में है, ये बिजनेस लेटर के रूप में है, सब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। चौथा, टॉपिक आता है आपका सैल्यूटेशन का। संबोधन कैसे करें, फिर संबोधन पर आ जाइए। जब हमने नंबर 2 पर किसी चीज को पढ़ा था रेसिडेंस एड्रेस में, हम 2 चीजें देखी, इसको ठीक से समझना जरूरी है वरना गलत कर दोगे। लेटर लिखना अलग बात होगी, समझना पहली बात। अगर ये चीजें नहीं समझ में आई तो आप जैसे जनरल लेटर्स लिखते हैं उसकी तरह संबोधन कर देंगे। फर्क क्या रह जाएगा? हमको पूरी तरह से जिस चीज़ के बारे में पूछा जाए उसको वैसे ही फॉलो करना है, बताना भी उसी तरीके से, हमें अपना पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन उसी तरह से देना है। यूँ मान के चलिए कि ऐसे फॉर्मेट जो चीज़ें होती हैं वास्तविक होनी चाहिए उसी तरीके से, यानी व्यापारी को लगे कि हम ये पत्र जो लिख रहे हैं कि हम व्यापारी पत्र के ही रूप में लिख रहे हैं, किसी अधिकारी को एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं। उसका पूरा इस तरह से एक खाका तैयार करना पड़ता है। सैल्यूटेशन की बात करें, संबोधन में क्या होगा? यहाँ पर 2 चीज़ें थी, डेजिग्नेशन दे रखा, व्यक्ति का नाम भी आ सकता है, पद भी आ सकता है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ में मेसर्स लेकर के हमको फर्म या कंपनी का नाम लिखना है। जब बात इसकी आती है पहले पॉइंट की, तो यहाँ पर सैल्यूटेशंस के रूप में आपको डियर सर या मैडम का यूज करना है। समझ गए? महिला भी हो सकती है, पद पर विराजमान हो सकती है, मैनेजर, तो उसके लिए आप मैडम लगा दीजिए। व्यक्ति आदमी के रूप में है तो वहां पर सर का प्रयोग चलिए। डियर लगाना जरूरी है, व्यापारिक पत्र है, डियर सर या डियर मैडम। अब दूसरी बात, जैसे ही हमारा टॉपिक इसकी बजाय यहाँ पर जो हमने रेसिपिएंट्स एड्रेस डाला उसमें ये चीज़ें लिखनी है नंबर 2 वाली, तो यहाँ पर अंतर क्या आ जाएगा? डियर सर, डियर मैडम। अब यहाँ सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, यहाँ तो अलग अलग हो गए, सर भी हो गए और मैडम भी हो सकते हैं, लेकिन जब कंपनी या फर्म का नाम आता है तो वह कंपनी फर्म है, सर मैडम नहीं होंगे, वहाँ पूरी की पूरी कंपनी है, पूरी फर्म है। यूँ मान के चले कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जॉइंट में काम कर रहा है। अगर ऐसी चीज़ों को देखना चाहते हैं अपने स्थानीय शहर में तो अनाज मंडी में चले जाओ। मैं आपको सीधा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, वहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों पर जो नाम लिखा हुआ है ऊपर, वह 2 व्यक्तियों का नाम जरूर मिलेगा आपको। किताबों की दुकान पर चले जाइए, अगर वो किसी फर्म के रूप में काम कर रही है तो वहाँ भी आपको इसी तरह का नाम मिलेगा। बर्तन बेचने वाले भी इस तरह की फर्म रखते हैं, कपड़ा बेचने वाला व्यापारी भी इस तरह की फर्म रखता है। कुछ भी चीज़ हो, व्यापारी में किसी भी तरह से दुकानों को नाम दे सकते हैं। फर्म भी चलती है और एक व्यक्तिगत दुकान के रूप में भी। बाजार में हर तरह के दुकानदार हैं, हर तरह के फर्म भी है और कंपनीज भी देखने को मिल जाएंगी आपको। कहीं एसोसिएट्स लिखा मिलेगा, कहीं डायरेक्ट कंपनी ही मिल जाएगा, कहीं पर डायरेक्ट आपको ब्रदर्स के नाम से देखा होगा, जगन्नाथ मल, भूड़मल एंड ब्रदर्स हैं, सतीश कुमार दिनेश चंद ब्रदर्स। देखिए दुकान पर लिखा रहता है। ये क्या है? ये किसी फर्म के नाम होते हैं। जब 2 आ गए तो वो फर्म बन गई, एक व्यक्ति आ रहा तो वो फर्म नहीं है, वो व्यक्तिगत रूप में होता है, उसका व्यक्तिगत रूप में इस तरह का उपयोग। तो यहाँ पर अपन का डियर सर की जगह पर अपन का जो ये वाला अगर आ जाता है तो इसके लिए सैल्यूटेशन अपन डियर सर्स का यूज करेंगे, बहुवचन में यूज करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना डिफरेंस को?
सीधा बैठ। व्यापक स्तर पर बड़ी चीजें होती हैं, उनके लिए इसी तरह का प्रयोग किया जाता है। तो ये टॉपिक नंबर हो गया आपका चौथा। अंतर महसूस हो रहा है कुछ पहले के लेटर में इनमें, क्या नहीं हो रहा है? अगर आपने पढ़े और करें तो निश्चित रूप से होगा। वो सीधा पत्र था, यहाँ सीधा पत्र नहीं है, व्यापारिक पत्र है। इसी तरह से लेके जाते हैं। चौथे के बाद में आता है पांचवा। ये चीज होती है मेन बिगिनिंग जिसको कहते हैं, क्योंकि व्यापारिक पत्र है, लाग लपेट नहीं होगी। व्यापारी दूसरे व्यक्ति को जब भी अपने बारे में बताता है ना, वो सीधी सी सूचना देता है, मुझे आपको ये बताते हुए खेद हो रहा है, ऐसे लिखेगा डायरेक्ट। आई एम सॉरी टू स्टेट दैट द वॉशिंग मशीन दैट आई बॉट फ्रॉम योर शॉप ऑन सो एंड सो डेट, बिल नंबर ये, वॉचर नंबर ये, या जिसको अपन कैश मेमो नंबर कह देते हैं वो ये, इस तरह की शिकायत करें। शुरुआत में वो लाग लपेट नहीं करेगा, डायरेक्ट लिखेगा, मुझे आपको बताते हुए खेद हो रहा है कि जो घड़ी या जो वॉशिंग मशीन या जो टेलीविज़न मैंने आपकी दुकान से इस तारीख को बिल नंबर ये खरीदा था। आगे अपनी शिकायत को बढ़ाता हुआ चला जाए। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर 5वें नंबर पर शुरुआत में आती हैं, जिसको कहते हैं अपन डिस्क्रिप्शन। ये मेन चीज़ है, इसको आप लेटर की बॉडी भी कह सकते हैं, मुख्य भाग होता है ये। क्योंकि अब तक की जानकारियों में मुख्य भाग को शामिल केवल और केवल इतनी सी चीज में किया गया था। जब आप सब्जेक्ट देंगे ना तो थोड़ा सा पता चलेगा, लेकिन इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आप किसमें देंगे? आप किसमें देंगे? वो डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे। इसके बाद में 5वें के बाद छठा आता है। जिस तरह से सामान्य पत्रों में होता है वही सब्सक्रिप्शन देना है, समापन करेंगे आप। आशा है आप मेरे इस मामले पर शीघ्र विचार करेंगे। अंतिम लाइन हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गया, समापन इस तरीके से। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने परेशानी आपको बताई है उसका अतिशीघ्र निवारण करेंगे। ये भी हो सकता है। अगर आप मेरे कार्य को शीघ्रता से महत्व देते हैं तो मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। ये इस तरह की एंडिंग लाइन्स होती है जिनको सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। समापन होना चाहिए। पत्रों में चाहे तो थैंक यू भी लिखा जा सकता है, लेकिन छोड़िए, सब्सक्रिप्शन के बाद की बात करें तो 7वां नंबर का जो टॉपिक है, आ जाइए उस पर। एंडिंग फेज जिसको लिखा था, जिसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये तो है सेंडर्स एड्रेस, ये है रेसिपिएंट्स एड्रेस। तो सेंडर्स जो भी लिखता है अपने बारे में कि मैं कौन हूं, तो सेंडर्स अपने लिए इनमें पत्रों में जो लगाता है एंडिंग फेज के रूप में, उसके अंदर योर्स फेथफुली, थोड़ा सा डिफरेंस कर दें, सिंसियरली का भी यूज कर सकते हैं अलग अलग दर्शाने के लिए। मैं बता दूं कैसे करोगे। अगर आपको कोई व्यक्ति विशेष के लिए पत्र लिखने में दिया जा रहा है, तो मान के चले कि ये हमारा पत्र नंबर 1 वालों के लिए, ठीक समझ रहे हैं किस चीज को इंगित कर रहे हैं अपन। अगर हमने पत्र किसी डेजिग्नेशन यानी किसी पदाधिकारी को लिखा है, ठीक है, तो उसके लिए व्यक्ति विशेष को लिखा है, तो उसके लिए आप उसके लिए यहाँ पर एंड में योर्स के बाद सिंसियरली लगा। और आपने किसी मेसर फर्म कंपनी इत्यादि को लिखा है तो आप उसके लिए ये योर्स फैक्चुअली का। फिर दूसरा 8वां सेंडर्स नेम, होने को तो सेंडर सिग्नेचर भी होते हैं, सिग्नेचर के बाद नेम भी होता है, तो 2 कॉलम बढ़ जाते हैं। लेकिन अपन केवल और केवल क्या करेंगे, हमने किसी भी पुस्तक के अंदर अब तक
ये नहीं देखा है, केवल पॉइंट बना देने से ही यहाँ पर काम बहुत बड़ा लगने लग जाता है, लेकिन पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा लेटर होना भी तो चाहिए। हमने उसमें नियम तो 10 तरह के बता दिए, लेकिन हम खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता। हमको सेंस निकालना कितने के लिए है, जिससे हमारा काम आसानी से हो जाए, हम जो समझ सकें, जो हम कर सकें। अब यहाँ पर सिग्नेचर की बात करें, हम परीक्षा में पत्र लिख रहे हैं, किसी व्यापारी को नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखें, अंतर आ जाता है बातों में। व्यापारी एक दूसरे को पत्र लिखेंगे, हो सकता है वो सिग्नेचर ही करके छोड़ दे, नाम नहीं लिखे, नाम लिख दे सिग्नेचर नहीं करे, दोनों चीज हो सकती है। या जो अच्छे और समझदार व्यक्ति है वो नाम भी लिख दे और सिग्नेचर भी करे, दोनों स्थितियां हो सकती है। हमारी किताबों के अंदर जहां भी हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, आप भी पढ़ते हैं, देखते हैं, तो क्या आपने कहीं पर किसी को सिग्नेचर करते हुए देखा है क्या? आज तक कहीं किताबों में सिग्नेचर देखे हैं किसी के? फॉर्मूला आपने जितने पढ़े हैं, जितने आपने फॉर्मेट पढ़े, क्या उसमें सिग्नेचर नाम का सार्थक अर्थ निकल रहा है? सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। नाम अलग चीज होती है, हस्ताक्षर अलग होती है, अच्छे से जान लो। आपका नाम रविंद्र भारद्वाज, ऐसे अगर आपने ऐसे शब्द के नीचे लिख दिया सेंडर्स नेम के बाद में, तो नेम होगा ये रविंद्र भारद्वाज ने की सिग्नेचर। और ज्यादातर हम ऐसा ही लिखा देखते हैं, ये रविंद्र भारद्वाज वहां लिखा होगा, तो इंग्लिश का चूंकि इस तरह से लिख देगा अपना नाम, ठीक है, पूरा पूरा पढ़ने वाला। लेकिन सिग्नेचर की बात करें तो क्या करेगा? सिग्नेचर में तो वो इतना गजब का स्टाइल लिखेगा कि वो खुद भी दोबारा समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है कि मैंने क्या लिखा है। अरे होता ही ऐसा। सिग्नेचर जब शुरू शुरू में कोई व्यक्ति करता है, 2-4 बार तो उसको होश ही नहीं रहता कि मैं लिख क्या रहा हूं, मैंने कर क्या दिया। हस्ताक्षर इसीलिए एक जैसे करवाए जाते हैं। बैंक में अकाउंट खोलते हैं, आपने हस्ताक्षर करने के लिए विशेष फॉर्म दिया जाता है। अकाउंट खोलने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नमूने के रूप में 3 जगह मांगे जाते हैं। मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? कभी खुलवाया हो तो पता चले आप। तो आप नाम लिख देते हैं सीधा सा, तो आपको बार बार में भूलने की जरूरत नहीं होगी। जो आपने स्टाइलिश वे में एक तरह से लिख दिया, क्या भाई क्या है, कुछ भी बना दिया। नहीं, हस्ताक्षर है हमारे, ये इनिशियल है, इनको हम हस्ताक्षर कह रहे हैं। अब दोबारा ये स्टाइल बन जाएगी, आप तो मेरे पे नहीं बननी, क्योंकि मैंने पहली बार लिखा है, तो मुझे क्या पता कि रविंद्र कैसे हस्ताक्षर। किताबों में एग्जाम्पल में कहीं भी किसी जगह पर ये चीज आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। वहां पर सिर्फ क्या लिखा जाता है? नेम लिखा जाता है। इसलिए जो दूसरा शब्द है ना आपका सिग्नेचर, उस सिग्नेचर को बस सीमित रखो। नाम जान लीजिए कि हमें नाम लिखना है सीधा सा। किसके बाद लिखना है? चाहे तो फेथफुली के बाद, चाहे सिंसियरली के बाद नाम लिख देंगे। और ज्यादा से ज्यादा इसमें अगर चाहे तो 9वां नंबर आप बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने यहां पर किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय पद दिया है, व्यक्ति का पद, ठीक है, आपका भी कोई ना कोई पद होता ही है। पद क्या होगा? आप पद वही मत माने कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको कोई पद मिलेगा। सामाजिक जीवन में भी व्यक्ति के रूप में आपको कोई ना कोई पद जरूर होता है। आप किसी भी दुकानदार के लिए और कुछ नहीं तो ग्राहक तो होते ही होते हैं। नहीं होते ग्राहक? होते हैं नहीं होते? बताइए। सामान खरीदने जाते हो दुकान पर, तो दुकानदार तो क्या हो गया आपके लिए? तो व्यापारी है। आप व्यापारी के यहाँ सामान लेने गए, आप क्या कहलाएंगे? आप ग्राहक ही तो कहलाएंगे। तो ग्राहक का पद तो है ये कम से कम आपका। तो आप अपने लिए कस्टमर तो लिख ही सकते हैं, नहीं लिख सकते? पद ये भी हो सकता है कि आपने स्कूल के बारे में प्रिंसिपल को अपनी कक्षा के बारे में कोई समस्या बताई, तो आप मॉनिटर भी हो सकते हैं। मॉनिटर भी क्या है? पद तो है ही है। नहीं है क्या मॉनिटर पद?
आपको आपके स्कूल का हेड बॉय बना रखा है, हेड बॉय भी अपने आप में पद ही होता है। तो डेजिग्नेशन ये मान के मत चले कि जो नौकरी करता है वही पदाधिकारी होता है, तनख्वाह मिलती है वही पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। मुफ्त के रूप में भी हम काम करते हैं, वहाँ भी हमें कोई ना कोई पद मिलता है, नहीं मिलता तो हम जबरदस्ती का एक पद बना लेंगे, सब सीधी सी बात है। हम नहीं हैं तो भी हम तो ग्राहक तो हो ही सकते हैं, नहीं हो सकते क्या? तो एक पद लिख सकते हैं ज़्यादा से यहाँ पर, सीधी सी बात है। जब व्यापारी को लिख रहे हैं आप तो ग्राहक हैं आपके, आपका पद बन गया, आप ग्राहक के रूप में। कस्टमर लिख दीजिए, एक कस्टमर लिख दीजिए, और नहीं लिखें तो ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन बाकी की चीज़ें जो बना रहे हैं आप, 8 चीज़ें, इन 8 चीज़ों को तो आपको एक एक करके और हर एक का ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना ये जो कार्य है वो कार्य आपका अधूरा लगेगा। या फिर जिसको हम एक लेटर का नाम दे रहे हैं, व्यापारिक पत्र, या दूसरे रूप में हम इसको ऑफिशियल लेटर लिखेंगे, वो ऑफिशियल लेटर का महत्व कहते हैं वो पूरा नहीं होगा, इसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो हट करके बनाना है, थोड़ा सा अलग करके लिखना है। ये नहीं जिसको पर्सनल लेटर कहते हैं, व्यक्तिगत पत्र, उस तरह से लिख दिया, माय डियर फ्रेंड, I am quite well here and hope that you will be same there। या फिर यूँ मान लीजिए कि कोई और अध्यापक बताते रहते हैं तरह तरह से चीज़ों को बदल बदल करके, और तिल का ताड़ बना देते हैं, नॉनसेंस चीज। कारण यह है कि उनको बताना मजबूरी है, सामने वाला है ही इस लायक, लेकिन उससे हमारा ये जो काम है वो पूरा नहीं होने वाला है। पूरा काम तो तभी होता है जब हम इन सारी चीज़ों को सही तरीके से जमा करके इसको लिखेंगे। आप बेशक जो भी चीज़ आती है उसको कर जरूर सकते हैं, आपको बताया गया पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनका लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर पहले की तरह हमको लिखना होता तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती कि ये बिजनेस लेटर है, ये ऑफिशियल लेटर है, ये लेटर टू एडिटर है, या ये फिर लेटर जिसको अपन कह रहे हैं एप्लीकेशन जॉब के लिए। सबको लिखने का तरीका कहीं ना कहीं तो आपको डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, व्यक्तिगत पत्रों के तौर पर नहीं लिखेंगे। सबका तरीका अलग है तो अलग ही तरीके से लिखना भी पड़ेगा। समझ में आया कुछ? क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ी डिफरेंस, जो डिफरेंस हो रहा है वो आपका एक तो यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है समझना। आज हम बिल्कुल देख सकते हैं इसको पढ़ते हुए तो हमें सामने दिखता है। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को त्वरित पढ़ रहे हैं तो हमारा माइंड अगर ठीक ढंग से हम कंसंट्रेट करके और चीज़ को समझने में लग रहे हैं तो हमें तत्कालिक थोड़ी बहुत देर के लिए तो वो चीज़ें याद रहेंगी और लगेगा कि यार इस काम को हम कर सकते हैं, ठीक सर कर सकते हैं, हमें ऐसा लगता है, हमें महसूस होता है। सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही है, एक पॉइंट बताए गए, ये इस जगह पर लिखना है, ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से, ये इस तरह से यहाँ पर आएगी, संबंध बता रखा है, एक पूरा का पूरा एक फोटोग्राफ सा हमारे माइंड में सेट हो जाता है। लेकिन क्या होता है जैसे जैसे ये चीज़ पुरानी पड़ती है, आज के बाद में जैसे कल का दिन होगा ये चीज़ें कुछ उल्टी सीधी होने लग जाएंगी माइंड के अंदर। हो सकता है उल्टी सीधी होने के साथ साथ कोई सी चीज़ हमारे मस्तिष्क में से गायब भी हो जाए, होता है ऐसा अक्सर, क्योंकि माइंड को अंदर स्टोर करके रखना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं। अगर ऐसे ही हमारा मस्तिष्क काम करने लग जाए तो हर व्यक्ति, न्यूटन, आइंस्टीन, एडिसन, जो भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं ना, चांद सितारों पर पहुंचे, चाहे धरती पर कारनामे किए, वो हमको बनने में देर नहीं लगेगी अगर ऐसा होने लग जाए। लेकिन दिमाग है मुंडे मुंडे मतिर मुन्ना, हर खोपड़ी में जो मति होती है ना, बुद्धि, तो अलग अलग तरह की होती है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया जरूर है, लेकिन बुद्धि का स्तर सभी प्राणियों में अलग अलग दिया गया है।
तो इन चीज़ों को याद रखना त्वरित तो हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक याद करने के लिए इनको आप बार बार देखेंगे, बार बार करेंगे, तब जाकर के आपने दिमाग में बैठी रहेंगी ये चीज़ें। तो पॉइंट वाइज इनको जैसा बताया गया है एक बार उस तरीके से देख लीजिए। कल इसके एग्जाम्पल आपको बता करके और सारा काम सामने आपके किया जाएगा, आपको पता चलेगा क्या होगा। आज के लिए बहुत है।